नमस्कार छात्रों, आज के पाठ में हम निर्देशांक ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय जो है आपका, इसमें हम एनसीईआरटी खंड 3.1 और अभ्यास प्रश्नावली 3.1 पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुभाग 3.1, जिसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय हम देखेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पर एक बिंदु को कैसे दर्शाते हैं। या आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम किसी भी बिंदु को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। और आप ये भी जानते हो कि रेखा पर एक बिंदु की स्थिति का कैसे वर्णन किया जाता है। अगर आपको कोई एक सीधी रेखा दे दी जाए और उस रेखा पे आपसे पूछा जाए कि किसी एक बिंदु की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप वो कर सकते हो। साथ ही आपने ये भी पढ़ा है कि किसी संख्या रेखा पर किसी बिंदु को किस तरह से दर्शाया जाता है। अब ऐसी कई अन्य स्थितियां हैं जिनमें एक बिंदु का पता लगाने के लिए हम एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में इसकी स्थिति का वर्णन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। यानी कि अभी तक आपने क्या देखा कि एक आपको रेखा दी गई थी और उस रेखा पर किसी भी बिंदु को दर्शाना हो या उसी रेखा पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना हो, तो आप बता सकते थे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक से ज्यादा रेखाओं की जरूरत पड़े। वही हम यहाँ पर देखेंगे। अब उदाहरण के लिए हम निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करेंगे। देखिए, स्थिति 1 है, ये आपके पास दी गई है। इसमें क्या दिखाया गया है? देखिए, इस आकृति में पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली एक मुख्य सड़क को दिखाया गया है। ये जो आपको दिखाई गई है, ये क्या है? मुख्य सड़क है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हो, तो आपको क्या दिखाई दे रही है? कुछ क्रम में अंकित मार्ग, सड़कें दिखाई दे रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम देख रहे हैं, तो एक क्रम में हमें सड़कें दिखाई दे रही है। यहाँ मार्ग 1 है, फिर मार्ग 2 है, फिर मार्ग 3 है, फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मार्ग 4, मार्ग 5, इस तरह से हमारे पास मार्ग बने हुए हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो हमारे पास पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्या है? एक मुख्य सड़क बनी हुई है बीच में। अब देखिए, ये जो आकृति है 3.1, इसमें हमने देखा पूर्व से पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क है और बाकी जो सड़कें हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर हमने क्रम में दिखाई है। और यहाँ पर जब आप देखोगे, प्रत्येक सड़कों पर मकान के जो नंबर है वो अंकित है। जैसे कि यहाँ पर मार्ग का जो नंबर है, यहाँ पर जो मार्ग नंबर 1 है, संख्या 1 है, तो मार्ग संख्या 1 पर आप देख सकते हो कि आपके पास मकान के नंबर अंकित है। जैसे यहाँ पर मार्ग संख्या 1 पे ये आपके पास पहला मकान को आपने दिखाया है 1 संख्या से, दूसरे मकान को 2 संख्या से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से। ये आपके मकान की संख्या है मार्ग पर। तो हर एक मार्ग पे हमने मकान की संख्या को दिखाया है। अब अगर आपको, मान लीजिए आपको किसी दोस्त का घर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? तो इसको कैसे ढूंढेंगे? देखिए, गली नंबर 2 केवल एक संदर्भ बिंदु जैसे गली 2 को जानना आसान स्थान के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि अगर आपको पता है कि आपके दोस्त का घर गली नंबर 2 यानी मार्ग संख्या 2 में है, तो सिर्फ ये जानकर आप उसके घर का पता नहीं लगा पाओगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मार्ग संख्या 2 है उसमें कौन से मकान नंबर पे आपके दोस्त का घर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको 2 जानकारियों की जरूरत होगी। पहला कि गली कौन-सी है, दूसरा उसका मकान नंबर कौन-सा है। तो वहाँ से आप एक सटीक
स्थान या फिर पता लगा पाओगे जहाँ पर आपके दोस्त का घर होगा? देखिए, जो दूसरी नंबर सड़क है, उस पे अगर हम चल रहे हैं, तो उस पे अगर हम संख्या 5 को ढूँढे, तो संख्या 5 आपको दिख रही है मार्ग संख्या 2 पे, पहले मकान नंबर 1, 2, 3, 4, 5 फिर संख्या 5 है। अब तो अगर मुझे गली नंबर 2 में ढूँढना है मकान नंबर 5 तो आप कहाँ पहुँचोगे? पहले आप इस मुख्य सड़क की तरफ चलोगे, तो जैसे-जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलोगे, तो यहाँ पर आपको मिली गली नंबर 1 मार्ग संख्या 1 हमें यहाँ नहीं जाना, तो हम फिर और आगे चलेंगे। फिर हमें क्या मिली? गली नंबर 2 इधर हमें जाना है, तो यहाँ हम चलेंगे। पहले हम यहाँ पर सीधे-सीधे चले, फिर इधर हम गली नंबर 2 में जाएँगे। गली नंबर 2 में हमें मकान नंबर 1 पे नहीं जाना, 2 पे नहीं जाना, 3 पे, 4 पे नहीं जाना, 5 पे जाना है, तो हम यहाँ पर आके रुक जाएँगे। तो यहाँ पर और जब आप आओगे तो ये जो आपको बिंदु दिखाई देगा, ये मकान नंबर H की स्थिति को दिखा रहा है, इसकी कि ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, तो दूसरी गली पर मकान नंबर 5 वाले घर पे अगर आपको पहुँचना है, तो पहले आपको क्या जानना होगा कि दूसरी गली कौन-सी है। तो सबसे पहले आप दूसरी गली को पहचानोगे, फिर उसके बाद आप किसको पहचानोगे कि मकान नंबर 5 का पता लगाओगे। तो सबसे पहले हमने किसका पता लगाया? गली कौन-सी है। फिर हमने किसका पता लगाया कि उस गली में मकान नंबर कौन-सा है। तो जैसे ही आप गली नंबर ढूँढने के बाद मकान नंबर ढूँढोगे, तो आप देखोगे कि आप एच जहाँ बना हुआ है, उधर पहुँच जाओगे। तो जो एच है यहाँ पर वो उस घर के स्थान को दर्शा रहा है। एच जो बिंदु है वो क्या दिखा रहा है? घर के स्थान को दर्शा रहा है। कौन-सा घर? जो कि गली नंबर 2 और मकान नंबर 5 पर है। अब पी क्या दिखा रहा है? पी पे आते हैं। पी आपको दिख रहा है, पी कहाँ है? पी आपका गली नंबर 7 में है और गली नंबर 7 में कौन-सा मकान नंबर है? मकान नंबर 4 है। तो इस तरीके से आप किसी भी घर की स्थिति को बता पा रहे हो, किन 2 जानकारियों से? अगर आपको गली नंबर पता है, अगर आपको मकान नंबर पता है। दूसरी स्थिति देखेंगे, दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा कि मकान नंबर और गली नंबर अगर आपको पता है, तो आप घर का पता आसानी से लगा पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरी स्थिति दिखी है, इसमें हमें कागज के टुकड़े पर एक बिंदु दिखा दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे पहले चित्र में कि कागज के टुकड़े पर एक बिंदु बना दिया गया। अब अगर हमें इस बिंदु के लिए बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो कैसे बताएँगे हम इसकी स्थिति को? देखिए, तो हमने कागज की शीट पर या कागज के टुकड़े पे एक बिंदु को हमने रखा है यहाँ पर और हमें बिंदु की स्थिति बताने को अगर कहा जाए, तो हम कैसे बताएँगे? तो हो सकता है आप कुछ इस तरीके से स्थिति बताने का प्रयास करो। बिंदु कागज के ऊपरी आधे हिस्से में है। हो सकता है कुछ छात्र बता रहे बिंदु को देख के कि बिंदु जो है वो कागज के ऊपरी आधे हिस्से में है। देखकर कुछ ये बता सकते हैं। कुछ छात्र बोल सकते हैं कि यह कागज के बाएं किनारे पे है या फिर कुछ बोल सकते हैं कि यह जो है वो शीट के बाएं हाथ के ऊपरी कोने के बहुत करीब है। यानी कि जो ऊपरी कोना है बाएं हाथ में, उसके कोने के बहुत करीब है। अब सभी ने जो जवाब दिया, वो कहीं न कहीं सही भी है। बिंदु हमें दिख रहा है कि वो जो आधा हिस्सा है, उसके ऊपरी भाग में है और हमें ये भी दिख रहा है कि जो हमारा बिंदु है, वो कागज के बाएँ किनारे के पास है और ये भी आप कह सकते हो कि वो बाएँ हाथ के ऊपरी कोने के करीब है। बहुत करीब तो नहीं पर करीब है।
लेकिन ये जो आपने जो बताया, ये हमारे बिंदु की स्थिति को एक सही तरीके से बताने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि ऐसे तो बहुत बिंदु आपको मिल जाएँगे जो कागज़ के ऊपरी आधे हिस्से जो कागज़ के आधे हिस्से के ऊपर है, ऐसे बहुत सारे बिंदु आपको मिल जाएँगे। ऐसे भी बहुत सारे आपको बिंदु मिल जाएँगे जो बाएँ किनारे के पास है और ऐसे भी बहुत सारे आपको बिंदु मिल जाएँगे इस शीट पर जो कि बाएँ हाथ के ऊपरी कोने के करीब हो। हमें तो इस बिंदु की स्थिति को जानना है। तो इतना बोलना इस बिंदु की स्थिति को जानने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो क्योंकि अभी-अभी हमने देखा कि इतना जानना हमारे लिए काफ़ी नहीं है इस बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए, तो क्या करेंगे फिर हम? देखिए, क्या करेंगे? अगर आप ये बोलो कि बिंदु कागज़ के बाएँ किनारे से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर है। अगर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना आपने बता दिया कि बिंदु कागज़ के बाएँ किनारे से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं बिंदु की स्थिति का। कैसे लगाएँगे? देखिए, बिंदु कागज़ के बाएँ किनारे पे हम जाएँगे। बाएँ किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर हम जाएँगे, ठीक है? तो बाएँ किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर जैसे ही आप जाओगे, तो आप ये जो आपके पास ल अ, आप थोड़ा बहुत उसकी स्थिति को बता पाओगे, लेकिन आप देखोगे कि बाएँ किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर पे आपको बहुत सारे बिंदु दिख जाएँगे। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए होगी, जो हमारे पास बिंदु है उसकी सही स्थिति को दिखाने के लिए। लेकिन हम कुछ हद तक दिखा सकते हैं बिंदु की स्थिति को। अब और अगर आप सोचो, थोड़ा और सोचने पे आप ये भी कह सकते हो कि बिंदु जो है हमारी, वो नीचे वाली जो रेखा है उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब जैसे ही मुझे ये 2 जानकारियाँ मिल गई, कौन-कौन सी जानकारी? कि बिंदु हमारा बाएँ किनारे से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम पहले क्या किया हमने? हम बाएँ किनारे पे पहुँच गए और वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर हम चले। 5 सेंटीमीटर दूर हमने कोई भी बिंदु देखा। फिर हमने देखा कि वो बिंदु कहीं भी हो सकता है। ये जो 5 सेंटीमीटर दूर कहीं भी हो सकता था। बाएँ किनारे पे ज़रूरी थोड़ी ना आप यहीं पर ही खड़े होके जहाँ बिंदु है उसके ही पास खड़े होके आप जाओगे। तो वो कहीं भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली कि वो नीचे की रेखा से भी 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हम नीचे की रेखा पे पहुँचे और फिर 9 सेंटीमीटर हम दूरी पे चले। यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे नीचे से और बाएँ किनारे से 5 सेंटीमीटर दूरी पे आपको एक ही बिंदु मिलेगा और यहाँ से क्योंकि हमें एक इन दोनों जानकारी से हम एक ही बिंदु हमारे पास आ रहा है, यानी कि ये दोनों जानकारी हमारे पास जो हमने बिंदु माना था उसकी स्थिति को दिखाने के लिए काफ़ी है। तो हमने जो बिंदु की स्थिति है उसको 2 निश्चित रेखाओं, कागज़ के बाएँ किनारे और कागज़ के नीचे की रेखा से दूरी बताकर निर्धारित किया। तो यहाँ पर कागज़ की शीट पे कोई बिंदु था, उस बिंदु की हमें क्या दिखानी थी? स्थिति दिखानी थी। उस बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हमने कौन-कौन सी जानकारी का इस्तेमाल किया? सबसे पहले हमने बाएँ किनारे से बिंदु कितनी दूरी पे है, जो और जो नीचे वाली रेखा है कागज़ की, उससे बिंदु कितनी दूरी पे है। इन दोनों जानकारी का इस्तेमाल करके हमने बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया। तो यहाँ पर हमें 2 स्वतंत्र जानकारी यानी 2 अलग-अलग जानकारियों की ज़रूरत पड़ी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए। अब दूसरी गतिविधि देखते हैं। अब तक हम 2 स्थितियाँ देख चुके हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहले हमने देखा कि बिंदु की स्थिति को कागज़ के
टुकड़े पे अगर दिखाना है तो हमने 2 जानकारियाँ इस्तेमाल करी। सबसे पहले क्या, बाएँ किनारे से बिंदु कितनी दूरी पे है और नीचे की रेखा से बिंदु कितनी दूरी पे है। और इसके अलावा हमने एक और स्थिति देखी थी, जिसमें हमने गली नंबर और मकान नंबर, इन 2 जानकारियों का इस्तेमाल करके बिंदु की स्थिति को दिखाया था, मकान की स्थिति को दिखाया। अब गतिविधि देखते हैं जो कि आपकी बैठने की योजना पर आधारित है। देखिए, मान लीजिए आपकी कक्षा है, उस कक्षा में बैठने की हमें एक योजना बनानी है कि कौन-सा छात्र किस डेस्क पर कहाँ बैठेगा। अब सभी डेस्क है वो एक साथ रखे हुए हैं। प्रत्येक डेस्क को एक वर्ग से हम दर्शा रहे हैं। प्रत्येक डेस्क को हम एक वर्ग से दर्शाएँगे। प्रत्येक वर्ग में हम क्या लिखेंगे, उस छात्र का नाम लिखेंगे जो उस डेस्क पर बैठा हुआ है, जिसे वह वर्ग दर्शाता है। अब कक्षा में प्रत्येक छात्र की स्थिति को अगर हमें जानना है, तो हम उसे 2 अलग-अलग जानकारियों से सटीक रूप से पता लगा सकते हैं। तो प्रत्येक छात्र की स्थिति को अगर हमें बताना है, तो हमें 2 जानकारियाँ चाहिए होंगी। कौन-कौन सी 2 जानकारियाँ? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने कक्षा में किस तरीके से बैठाया है। देखिए, अलग-अलग आपके पास विद्यार्थी है कक्षा में। हमने क्या किया, हमने एक वर्ग में डेस्क को रखा और क्या किया, हर एक डेस्क को क्या हम वर्ग से दर्शा रहे हैं और प्रत्येक वर्ग में छात्र का नाम लिख रहे हैं। और फिर हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कौन-सा छात्र कहाँ बैठा है, ये हम बता रहे हैं। तो हम 2 जानकारियों से बता पाएँगे। सबसे पहला कि किस स्तंभ में विद्यार्थी बैठा है या बैठी है। दूसरी जानकारी, किस पंक्ति में विद्यार्थी बैठी है या बैठा है। अगर ये 2 जानकारी आपके पास है, तो आप बता सकते हो प्रत्येक छात्र की स्थिति को कक्षा में। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई छात्र है या फिर आप ही है, वो 5वें स्तंभ पे और तीसरी पंक्ति में जो डेस्क है, उस पर बैठे हो। ओके, ठीक है? यानी कि आप क्या हो, आपकी जो कक्षा है उसमें आप 5वें स्तंभ और तीसरी पंक्ति में कोई डेस्क है, उस पे आप बैठे हो। यानी कि आपकी स्थिति को मैं कैसे दिखा सकती हूँ? 5,3 इस तरीके से हम स्थिति को लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं। यहाँ पर 5 क्या दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है कि कौन से स्तंभ स्तंभ पे बैठे हैं और 3 क्या दिखा रहा है कि कौन-सी पंक्ति में आप बैठे हुए हो। तो अगर आपको अपनी स्थिति पता लगानी है 5,3 को देख के, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? सबसे पहले आप क्या करोगे, बाईं ओर से 5 स्तंभ गिनना शुरू करें। जैसे ही आप 5वें स्तंभ पे पहुँच जाओगे, फिर आप नीचे से 3 पंक्तियाँ ऊपर की ओर बढ़े और फिर आप अपनी स्थिति पर, अपने जो डेस्क है उस पे आप पहुँच जाओगे। अब क्या 5, 3 और 3, 5 बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 किसको दिखा रहा है? स्तंभ, 3 पंक्ति को, 3, 5 क्या दिखाएगा? 3,5 क्या दिखाएगा? 3,5 दिखाएगा कि तीसरे स्तंभ और 5वीं पंक्ति पे जो डेस्क है उसकी स्थिति को दिखाएगा। देखिए, आपकी कक्षा में जो बाकी छात्र हैं उनके नाम और स्थिति आप लिख सकते हो इसी तरीके से। जैसे उदाहरण के लिए सोनिया अगर अ, 4 स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठी है, तो सोनिया की स्थिति को आप कैसे दिखा सकते हो? एस से हमने सोनिया के लिए एस यहाँ पर दिखा दिया और 4,1 ये क्या दिखा रहा है? कि वो 4 स्तंभ और पहली पंक्ति में बैठी है। शिक्षक की मेज आपके बैठने की योजना का हिस्सा नहीं है। यानी कि शिक्षक कहाँ बैठे हैं,
वो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कौन-सा छात्र किस डेस्क पे कौन-सी स्थिति पे बैठा हुआ है। शिक्षक को केवल हम एक पर्यवेक्षक के रूप में मान रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है, ये वर्ग बने हुए हैं काफ़ी सारे। तो जो वर्ग है, वो हमें क्या दिखा रहे हैं? अब वर्ग में ये स्तंभ है आपके, नीचे जो आप देख रहे हो। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, 5वां, ये आपके क्या स्तंभ है। और यहाँ पर आपकी पंक्तियाँ बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे कि हमें 5,3 ये स्थिति देखनी थी, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, सबसे पहले हम क्या किया हमने, हम 5वें स्तंभ पे पहुँचे, बाईं ओर से 5वें स्तंभ पे हम पहुँचे, फिर हम नीचे वाली जो रेखा है, उससे तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़े। तो हम कहाँ पहुँच गए? वो डेस्क जो कि 5वें स्तंभ और तीसरी पंक्ति पे है। तो इस तरीके से आप बाकी के जो छात्र हैं आपकी कक्षा में, उनके भी स्थिति को आप बता सकते हो इस तरीके से। तो कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति को आपको दिखाना है जो समतल जगह पे स्थित है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 2 लंबवत रेखाओं की सहायता से आप उस स्थिति को दिखा सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि कोई बिंदु है, उसके लिए नीचे की रेखा से दूरी और साथ ही कागज के बाईं ओर से भी दूरी आवश्यक है। जैसे हमने कागज की शीट ली थी, तो कागज की शीट पे हमने क्या किया था? कागज की शीट पे हम नीचे की रेखा से हमने देखा कि कितनी दूरी पे है वो बिंदु, और बाईं ओर के किनारे से देखा था कि कितनी दूरी पे है। ऐसे ही जब हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमने क्या सीखा अभी कि अगर आपको किसी बिंदु की स्थिति को दिखाना है, तो हमें 2 जानकारियाँ चाहिए, और वो भी समतल जगह पे अगर हमें दिखाना है, तो हमें 2 जानकारियाँ चाहिए होती है। कौन-कौन सी? कि बाएँ ओर से वो कितनी दूरी पे है बिंदु, और नीचे की रेखा से कितनी दूरी पे है। जैसे कि हमने कागज की जो शीट थी, उस पे हमने किसी बिंदु की स्थिति को दिखाया था, वैसे ही हम यहाँ पर दिखा सकते हैं किसी भी समतल क्षेत्र के लिए। जैसे यहाँ पर हमने जब बैठने की योजना देखी, तो उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि बाएँ किनारे से कितनी दूरी पर डेस्क रखी हुई है, और नीचे की रेखा से डेस्क कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो बैठने की योजना के लिए स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या हमारे लिए यहाँ पर आवश्यक थी, जो कि ये दिखा रहा था कि बाएँ किनारे से और नीचे की रेखा से कितनी दूरी पे हमारी डेस्क रखी हुई है। अब ये जो हमने अभी देखा, जो हमने गतिविधियाँ देखी, जो हमने स्थितियाँ देखी, उन सब को आप ध्यान से अगर देखो, तो इधर से ही हमारी क्या निकल के आई है? महत्वपूर्ण शाखा निकल के आई है गणित की, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपकी इसी पर आधारित है, जो हमने अभी-अभी किसी बिंदु की स्थिति को जाना, किसी समतल क्षेत्र में, किसी समतल जगह पे, उससे ही, वहीं से हमारी क्या आई है? वहीं से हमारी गणित की महत्वपूर्ण शाखा आई है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस अध्याय का जो उद्देश्य है, वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का परिचय देना है। और इन अवधारणाओं के बारे में आप और अधिक, जो आगे कक्षाएँ हैं, उनमें आप अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन है, ये प्रारंभ में फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डेस्कार्टेस द्वारा विकसित किया गया था। आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो जो ज्यामिति है, वो क्या एक शाखा है, जहाँ एक बिंदु की स्थिति का वर्णन संख्याओं के एक क्रमित युग्म का उपयोग करके किया जाता है। जैसे कि हमने जब कागज की शीट ली थी, उसमें हमने 5,3 ये जो हमारे पास युग्म है, इसका उपयोग करके हमने बताया था कि उस कागज की शीट पे बिंदु की स्थिति क्या है।
वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक कर्मित युग्म का उपयोग करके हम बिंदु की स्थिति का वर्णन करते हैं ज्यामिति में, जो कि हमने अभी देखा भी, हमने खुद क्रमित युग्मों का उपयोग करके बिंदु की स्थिति का वर्णन किया है, कागज की शीट पे बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए भी, और साथ ही जब आपने बैठने की योजना की गतिविधि करी थी, उसमें भी हमने एक क्रमित युग्म का उपयोग करके क्या किया था, डेस्क की स्थिति का वर्णन किया था। तो ये फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने डिस्कोर्टस द्वारा विकसित किया गया था। अब इस प्रणाली को अक्सर उनके सम्मान में कार्तीय प्रणाली कहा जाता है। जो प्रणाली है आपकी, इसको उनके सम्मान में क्या बोला जाता है, कार्तीय प्रणाली कहा जाता है। यह बीजगणित और ज्यामिति को जोड़ता है, जिससे हमें ज्यामितीय समस्याओं को बीजगणितीय रूप से हल करने और बीजगणितीय समीकरणों की कल्पना करने की अनुमति मिलती है। अब इसे हम सपाट सतह यानी कि समतल सतह पर हर बिंदु का एक पता देने जैसा हम समझ सकते हैं कि सपाट सतह है, उस सपाट सतह पे हमें हर एक बिंदु या फिर कोई भी आपको बिंदु दे दिया जाए, उसका आपको पता बताना है कि उसकी स्थिति क्या है। तो उसकी स्थिति पता लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। अब हम एनसीईआरटी अभ्यास 3.1 की प्रश्न संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका हम हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया। तो हमसे पूछा गया है कि आप अपनी अध्ययन मेज पर एक मेज लैंप की स्थिति का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति से कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक मेज है, उस पे एक लैंप रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति को उस लैंप की स्थिति का वर्णन करना है कि आप कैसे करोगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। ये हमने एक मेज रख ली, इसके ऊपर हमने एक लैंप रखा है। अब इस लैंप की स्थिति का हमें वर्णन करना है किसी दूसरे व्यक्ति को। अब वो हम किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो मेजपोश दीपक है यानी कि लैंप है, ये आपको ये मेज पर रखा हुआ है। तो अब हमने 2 किनारे चुने हैं मेज के। पहला किनारा डीसी और दूसरा एडी। ये 2 किनारे हमने मेज के चुने। अब उसके बाद जो लैंप है आपका मेजपोश दीपक, उसकी स्थिति से किनारे जो है डीसी और एडी, इन पे आपको क्या खींचना होगा, लंब खींचना होगा। और इन लंबों की लंबाई मापिए फिर। यानी कि हमें क्या करना है, पहला हमारे पास किनारा कौन सा था, डीसी, ठीक है। तो डीसी से हमें क्या करना है, लंब खींचना है। किस तरीके से कि वो जो आपके पास लंब है, वो लैंप जहां पर स्थित है उस बिंदु को जाके मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने लंब खींचा। उसी तरीके से एडी जो आपके पास रेखा है, उस एडी रेखा से हमने लंब खींचा। कहाँ तक, उस बिंदु तक कि वो जो लंब है आपका, वो जहां पर आपका लैंप रखा हुआ है उस बिंदु पर जाकर मिले। इस तरीके से हमने 2 लंब खींचे। अब इन लंबों की लंबाई है वो आप माप सकते हो। तो हमने मान लिया कि ये जो लंब आपने खींचे थे, इनकी लंबाई आपके पास आई है, एक की 30 सेंटीमीटर और दूसरे की मान लेते 20 सेंटीमीटर के बराबर आपके पास लंबाई आई। तो अब आपको लैंप की स्थिति बतानी है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि बायां किनारा जो है यानी एडी रेखा जहां पर है, बाएं किनारे से हमारा जो लैंप है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और निचला किनारा यानी कि डीसी जो रेखा है, वहां से लैंप है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अगर आप इस तरीके से बता दोगे कि मेज पर बाएं किनारे से लैंप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और निचले किनारे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो आप उस लैंप की स्थिति को अच्छे से बता सकते हो किसी भी व्यक्ति को। तो इस तरीके से हम लैंप की जो स्थिति है उसको बताएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो 20, 30 इनको हमने किस में बंद किया है, कोष्ठक में। तो इस तरीके से भी हम जो लैंप है उसकी स्थिति को इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं।
जहाँ पर 20 क्या दिखा रहा है, 20 हमारा किनारे एडी से लैंप की लंबवत दूरी को दर्शा रहा है, और 30 हमारा किनारा जो है डीसी उससे लैंप की लंबवत दूरी को दर्शा रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1। इसके प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया हमसे, देखिए दिया गया है कि एक शहर में दो मुख्य सड़कें हैं जो एक दूसरे को शहर के केंद्र पर काटती है। ये दोनों सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा और पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुदिश है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है कि उसमें दिया क्या गया है। शहर में दो मुख्य सड़कें हैं और ये दोनों ही सड़कें शहर को, ये दोनों ही सड़कें कहाँ पर काट रही है, शहर के केंद्र पर काट रही है। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश है। ये दोनों सड़कें, शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर ही चलती है और 200 मीटर की दूरी पे ये सड़कें स्थित है। अब प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में 5 सड़कें और पूर्व पश्चिम दिशा में 5 सड़कें। जितनी भी सड़कें हैं वो इन मुख्य सड़कों के समानांतर ही है और इन सड़कों के बीच की दूरी 200 मीटर है। लेकिन आपको क्या मानना है, आपको मानना है कि 8 सेंटीमीटर आपका 200 मीटर के बराबर मानते हुए आपको नोटबुक पर शहर का मॉडल बनाना है कि किस तरीके से आप शहर को दिखाओगे नोटबुक पर, ये मानते हुए कि आपकी जो नोटबुक है उसमें जो 8 सेंटीमीटर दूरी है वो 200 मीटर के बराबर मानते हुए। तो सड़कों को एकल रेखाओं द्वारा आपको दर्शाना है। आपके मॉडल में कई क्रॉस सड़कें भी है, तो एक विशेष क्रॉस सड़क 2 सड़कों से बनी है। एक उत्तर दक्षिण दिशा में चल रही है सड़क और एक दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। तो इन दोनों सड़कों से, एक उत्तर दक्षिण की सड़क और एक पूर्व पश्चिम की सड़क, इन दोनों सड़कों से आपके पास क्या मिल रही है, क्रॉस सड़क मिल रही है। प्रत्येक क्रॉस सड़क को निम्नलिखित तरीके से संदर्भित किया जाता है। यदि उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली दूसरी सड़क और पूर्व पश्चिम दिशा में 5वीं सड़क किसी चौराहे पे मिलती है, तो जो क्रॉस सड़क आएगी उसको हम कैसे दर्शाएंगे, 2,5 इस तरीके से हम इसे दर्शाएंगे। वही इसी परिपाटी का उपयोग करके आपको ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस सड़कों को 4,3 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और कितनी क्रॉस सड़कों को 3,4 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न। सबको समझ आ गया क्या पूछा गया? चलिए अब हल करते हैं इसका। देखिए, दिया गया था कि शहर में 2 मुख्य सड़कें हैं। तो 2 मुख्य सड़कें हमने यहाँ पर बनाई, जो कि आपको दिख रही होगी, जो कि पश्चिम, एक तो आपकी किस दिशा में है? एक आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में है और दूसरा आपकी पूर्व पश्चिम दिशा में। ये हमने 2 सड़कें यहाँ पर मुख्य सड़कें बनाई हैं। मुख्य सड़कें आपको मिल गई, ठीक है। अब शहर की जो अन्य सड़कें हैं, वो इसी के समानांतर चलती है। तो शहर की हमारे पास जो अन्य सड़कें आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो इधर एक मॉडल दिखा रखा है, तो इधर जितनी भी अन्य सड़कें हैं, वो आपकी यहाँ पर कैसे दर्शाई गई है? समानांतर है। जो मुख्य आपकी सड़क है, उसी के ही समानांतर में आपने इन सड़कों को बनाया। अब जो सड़कों के बीच की दूरी है वो 200 मीटर है, जो कि हमें 8 सेंटीमीटर मानते हुए नोटबुक में हमारे मॉडल बनाना है। तो ये आपके पास मॉडल बनेगा जहाँ पर पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं गली, इस तरीके से आप नाम दोगे गलियों का। और ये गलियां क्या होगी, मुख्य सड़कों के समानांतर होगी और इन गलियों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 200 मीटर है, लेकिन हम नोटबुक में उसे कितना दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखाएंगे। अब बात आती है क्रॉस सड़कों की। तो क्रॉस सड़कें कैसे बनी है? जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की समानांतर सड़कें हैं, वो दोनों जहां पर मिल रही है, वहां क्या बन रही है हमारे पास, क्रॉस सड़क। ठीक है, तो एक विशेष क्रॉस सड़क 2 सड़कों से बनी है। एक उत्तर दक्षिण दिशा में सड़क चल रही है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में सड़क चल रही है। उन दोनों से मिलके जहां वो मिल रही है, वो हमारी क्या सड़क है, वो हमारी क्रॉस सड़क है। अब प्रत्येक क्रॉस सड़क को निम्नलिखित तरीके से संदर्भित किया जाता है। तो कैसे संदर्भित किया कि उत्तर दक्षिण में
उत्तर दक्षिण की दिशा में जो सड़कें चल रही है, उसमें आपने दूसरी सड़क ली, ठीक है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में कौन-सी सड़कें हैं ये देखिए, यहाँ पर जो पहली सड़क है यहाँ, ऊर्ध्वाधर आपको दिख रहा होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएँ आपको दिख रही है, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ जो है आपके पास उसमें आपको दिख रहा होगा गली संख्या 1, गली संख्या 2, 3, 4, 5 ये पाँचों 1 से लेके 5 तक जो आपकी गलियाँ बनी हुई हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं में, ये आपकी क्या है? उत्तर दक्षिण की दिशा में चलने वाली सड़कें हैं। वहीं पर जो क्षैतिज रेखाएँ आपको दिख रही है, तो क्षैतिज रेखाओं में रेखाएँ जो दिख रही है वो गली संख्या 1 से 5 तक, ये आपकी पूर्व-पश्चिम की तरफ चलने वाली सड़कें हैं। तो हमने क्या किया कि उत्तर-दक्षिण की तरफ जो सड़कें आपकी चल रही है, उसमें दूसरी सड़क ली। तो दूसरी सड़क आपकी यहाँ की होगी, दूसरी सड़क आप देख सकते हो कहाँ है? और जो 5वीं सड़क आप लोगे कहाँ पर? पूर्व-पश्चिम की दिशा में चलने वाली में, वो दोनों सड़कें जहाँ मिल रही है, वो उसको आप कैसे दिखा रहे हो? उसको आप 2,5 इससे दिखा रहे हो। अब आपको ये बताना है कि कितनी क्रॉस सड़कों को 4,3 इसके रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये जो आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएँ दिख रही है गली संख्या 1, 2, 3, 4 इसमें से आपको कौन-सी संख्या लेनी है? उसमें से आपको गली संख्या 4 को लेना है। जो आपके पास क्योंकि 4 क्या है? 4 आपको क्या दिखा रहा है? 4 जो पहला वाला है वो आपको ये दिखा रहा है उत्तर-दक्षिण दिशा में जो आपकी चौथी सड़क है उसको आपको लेना है और 3 क्या दिखा रहा है? पूर्व-पश्चिम दिशा में तीसरी सड़क को आपको लेना है। वो दोनों जहाँ मिल रही है, वहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी? क्रॉस सड़क मिलेगी 4,3 तो अब हमने उत्तर दक्षिण दिशा में चौथी सड़क लेनी है, तो आपके पास जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएँ है, इसमें गली संख्या 4 ये आपकी क्या दिखा रही है? ये आपकी उत्तर-दक्षिण दिशा में चौथी गली को दिखा रही है। अब हम पूर्व-पश्चिम दिशा में तीसरी गली देखेंगे। तो पूर्व-पश्चिम दिशा में तीसरी गली जो क्षैतिज रेखा है आपकी, उसमें तीसरी संख्या वाली गली को आपको लेना है। अब ये दोनों जहाँ मिल रही है, वो आप देख सकते हो, वहाँ पर हमें एक बिंदु मिला है 4,3 यही हमारी जो 4,3 है, उसकी क्रॉस सड़क को यही आपका बिंदु दिखा रहा है। तो कितनी क्रॉस सड़कों को 4,3 ये बिंदु के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? सिर्फ 1। ये हमें निकालना था कितनी क्रॉस सड़कों को संदर्भित किया जा सकता है? तो आप देखा आपने कि क्रॉस सड़क 4,3 ये चौथी उत्तर-दक्षिण सड़क है और तीसरी पूर्व-पश्चिम सड़क के प्रतिच्छेदन को संदर्भित कर रही है। तो प्रत्येक क्रॉस सड़क अपने निर्देशांकों के जोड़े द्वारा विशिष्ट रूप से परिभाषित होती है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि चौथी सड़क उत्तर-दक्षिण दिशा में और पूर्व-पश्चिम दिशा में तीसरी सड़क, ये दोनों जब मिलेगी तो हमें एक ही क्रॉस सड़क मिलेगी और इस यानी कि 4,3 के रूप में जिस क्रॉस सड़क को कितनी क्रॉस सड़कों को संदर्भित किया जा सकता है? सिर्फ 1। इसी तरीके से दूसरा भाग देखेंगे कि 3,4 इसके रूप में कितनी क्रॉस सड़कों को संदर्भित किया जा सकता है? 3 यानी कि जो आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखाएँ थी उसमें गली नंबर 3 आपको लेना है और जो आपके पास क्षैतिज रेखाएँ थी उसमें आपको गली संख्या 4 लेना है। वो दोनों जहाँ मिलेगी वो आपका 3,4 इस बिंदु को संदर्भित करेगा। अब ये आपके पास फिर से तीसरी उत्तर-दक्षिण सड़क और चौथी पूर्व-पश्चिम सड़क इनका जब आप प्रतिच्छेदन करोगे तो आपको एक ही क्रॉस सड़क मिलेगी यानी कि फिर से आपके पास एक क्रॉस सड़क मिलेगी जिसे 3,4 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।